नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फिजिकल डोमेन, जो कि फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन से संबंधित समस्त अपडेट आपको बहुत ऑथेंटिकेटेड तरीके से पहुंचाने में आपकी सहायता करता है। साथियों, अब तक हम एक नई सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित। यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रैक्टिस सेट हम लगातार जारी कर रहे हैं। अब तक 3 प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हम 100 डिफरेंट काइंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, हल कर चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत सीरीज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 004 यानी चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों के लिए होने जा रहा है। आज वो चुनिंदा 25 प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी तक आपने यदि मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट उन तक भी पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 004। और आज इस प्रैक्टिस सेट 004 के अंतर्गत हम 25 नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ को हल करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। ये प्रश्न है। ऑप्शन है ए डायनेमिक स्ट्रेचिंग, बी बैलिस्टिक, सी प्रोपियोस्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसे कि हम पीएनएफ भी बोलते हैं, और डी है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो देखिए, ये जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें आपका होता है जो आपका प्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी पीएनएफ। आपका ये जो पीएनएफ, इसको पीएनएफ भी बोलते हैं, पीएनएफ। तो ये आपका जो आपकी प्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी पीएनएफ है, वो इस तकनीक का प्रयोग जो है खिलाड़ी अपने लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें खिंचाव से पहले मांसपेशी का संकुचन यानी कंट्रैक्शन जो किया जाता है, ताकि मांसपेशी जो है उसको अधिक से अधिक शिथिलता प्राप्त करने के लिए, यानी ये कंट्रैक्शन जो मांसपेशी में आपका संकुचन है वो बढ़ाया जा सके। तो इसका जो आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर, पीएनएफ यानी प्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी पीएनएफ। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपका प्रश्न संख्या 102 और इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है, जो कहता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष डैश में से भाग लेना शुरू किया और इसमें स्वर्ण पदक जीता। देखिए, इसमें अब हम बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है आपका ए 1924, बी 1928, सी 1932, डी 1936। सबसे पहली बात तो हम इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ऐड करते हैं कि ओलंपिक में हॉकी को सम्मिलित कब किया गया था। तो ओलंपिक में हॉकी को सम्मिलित किया गया था 1908 में, यानी 1908 में हॉकी को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था। 1896 से हमारी ओलंपिक की शुरुआत हुई है और जो हमारा 1908 का ओलंपिक था उसमें हॉकी को सम्मिलित किया गया था पहली बार। लेकिन भारत में ओलंपिक में पहली बार जो पार्टिसिपेट किया वो किया 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, 1928। 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में प्रतिभाग किया और इसमें हॉलैंड को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसके जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह जी थे। 1928 में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व यानी कैप्टनसी जो कर रहे थे वो जयपाल सिंह जी थे। उनकी कप्तानी में हॉलैंड को 3-0 से हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। और 1928 के बाद 1932 में भी भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इंडियन स्पोर्ट्स के अंतर्गत।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर 1928। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मेल करें। देखिए एक तरफ खेल का नाम दिया गया है, यहाँ पर इस तरह की टैली बहुत होती है, इसमें आपका एक तो मल्टी जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टी टाइप के छुपे हुए होते हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एलिमिनेशन मेथड्स का प्रयोग जरूर करें अभ्यर्थी। इससे क्या है कि आपको सटीक और सही प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है। तो एक तरफ खेल का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उन खेलों से संबंधित उनकी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली दी हुई है। तो आपको एक टेबल ए से टेबल बी के उनकी टर्मिनोलॉजी को मिलान करना है। तो देखिए पहले में है तैराकी, टेनिस, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, और दूसरा है पिवोट, अपरकट, ड्यूस और बटरफ्लाई। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए तैराकी जो है, तैराकी में बटरफ्लाई जो है, तैराकी का एक प्रकार होता है बटरफ्लाई स्विमिंग। और टेनिस जो है, टेनिस में हमारा जो होता है वो ड्यूस होता है ना। टेनिस जो है, ड्यूस जो है वो टेनिस से संबंधित है। अपरकट वो है मुक्केबाजी से संबंधित, मुक्केबाजी में अपरकट। और बास्केटबॉल जो है, पिवोट या पाइवोट जो है वो किससे संबंधित है, वो है हमारा बास्केटबॉल से संबंधित। तो ये हो जाएगा हमारा क्रम, पहले का घा, दूसरे का खा, दूसरे का गा, तीसरे का खा और चौथे का का। तो पहले का घा, गा, खा, का, ये क्रम हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो क्रम बनना चाहिए वो है बी। बी विल बी द राइट आंसर। पहले का घा, दूसरे का गा, तीसरे का खा और चौथे का का। तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए, कहां किए गए थे? 1896 में ओलंपिक की शुरुआत के साथ आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। इनकी जो सबसे पहले बार वो हुए थे आपके एथेंस में। ऑप्शन एथेंस, पेरिस, लंदन, एंटवर्प। तो आपके कब हुए थे ये? 1896 में पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था और वो किया गया था एथेंस से। ए विल बी द राइट आंसर, एथेंस में। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है वो डैश है। देखिए BMI होता क्या है, सबसे पहले तो इसका देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या है और क्या। तो BMI जो होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो व्यक्ति के वेट और हाइट से नापा जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने BMI का एक स्टैंडर्ड बनाया है जिससे कि ओबेसिटी यानी मोटापे की पहचान होती है। यदि बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 या के बराबर या उससे अधिक है, यानी BMI जो आपका यदि 30 या उससे अधिक है तो क्या है, वो व्यक्ति को मोटापे से ग्रस्त यानी ओबेसिटी का शिकार माना जाता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ए 30 के बराबर या इससे अधिक। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये है 106 नंबर प्रश्न जो कहता है वह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जाना जाता है। देखिए ऑप्शंस हैं ए मधुमेह, बी दमा, सी टीबी और डी चेचक। इसका राइट आंसर होगा बी विल बी द राइट आंसर, दमा। दमा जो कि आपकी लंग्स यानी श्वास नलिकाओं में सूजन होने के कारण सांस फूलने लगती है, व्यक्ति को सही तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है और दमा एक भयंकर खतरनाक बीमारी है जिसमें व्यक्ति की लगातार सांस फूलने लगती है। और 1930 से 50 के बीच में इसको होली सेबन नामक रूप से यानी मनोदैहिक रोगों में से एक माना गया। तो ये जो बीमारी है मानसिक मनोदैहिक रोगों में गिनी जाती है दमा। तो जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है या मनोदैहिक बीमारी है वो है दमा। तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृद्धि और प्रश्न संख्या 107 जो कहता है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है।
देखिए ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, बी विटामिन, सी लिंग, डी सभी। तो आनुवांशिकता, वातावरण, लिंग, संतुलित आहार, विटामिन, खेलकूद इत्यादि सभी जो हैं वो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अतः डी विल बी द राइट आंसर, सभी हो जाएगा। ये सभी जो हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 108, गति की इकाई है। गति की यानी जो यूनिट ऑफ स्पीड वो क्या है? ऑप्शन है ए किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी किलोमीटर प्रति सेकंड, सी किलोमीटर प्रति घंटा, डी किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। जो गति यानी स्पीड की जो इकाई या यूनिट है वो है किलोमीटर प्रति घंटा, तो सी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या एरोबिक 109, एरोबिक शब्द से अभिप्राय क्या है? एरोबिक शब्द से क्या अभिप्राय है? एरोबिक शब्द से अभिप्राय है, ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन सहित, बी ऑक्सीजन रहित, सी ऑक्सीजन सहित एवं ऑक्सीजन रहित दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो एरोबिक शब्द जहां लग जाता है, एरोबिक शब्द उसमें जहां एरोबिक शब्द आ गया तो वहां पर ऑक्सीजन इंक्लूड हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। एरोबिक शब्द से अभिप्राय है ऑक्सीजन सहित। नॉन एरोबिक जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी या उसमें न्यूनता के साथ एक्सरसाइज की जाती है, और जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज की जाती है। तो एरोबिक शब्द जो है उसका अभिप्राय है ऑक्सीजन सहित। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न संख्या 110 यानी 110। शिविर में विद्यार्थियों में कौन सी भावना जागृत की जाती है? शिविर कैंप, देखिए ऑप्शन हैं आपके ए राजनीति, बी जातीय पृष्ठभूमि, सी नेतृत्व और डी भय। कैंपिंग की जब बात आती है तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, लीडरशिप, ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो एक कैंप करने वाले प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी को या ट्रेनीज को वहां पर सिखाई जाती हैं। तो राजनीति एक अलग विषय है, जातीय पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं, नेतृत्व यस डेफिनेटली, लीडरशिप नेतृत्व करना, तो सी विल बी द राइट आंसर। शिविर में विद्यार्थियों को नेतृत्व भावना जागृत की जाती है। प्रश्न संख्या 111, सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया? देखिए सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रो एवं क्रो, बी अरस्तु, सी थॉर्नडाइक, डी सीएल ब्राउन। तो सामाजिक धारणा का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अरस्तु ने, तो बी विल बी द राइट आंसर, अरस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक धारणा का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 112, ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन है आपके बी ए जोसेफ, बी ए होल्मर, सी ए बी हिल और डी है जॉन बाटसन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, और सी विल बी द राइट आंसर जिसमें कि ए बी हिल है एक्चुअल में, ये आर्थिबल विलियम हिल, इनका पूरा नाम जो है आर्थिबल विलियम हिल है। ये आर्थिबल विलियम हिल या एबी हिल, इन्होंने ऑक्सीजन पहली बार ऑक्सीजन कर्ज टर्म का उपयोग या किया था। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 113वां प्रश्न नंबर, बाइसेप मांसपेशी स्थित है। 113 नंबर प्रश्न कहता है बाइसेप मांसपेशी स्थित है। ऑप्शन है आपके ए ऊपरी शाखा में, बी निचली शाखा में, सी पीछे की तरफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऊपरी शाखा में, क्योंकि बाइसेप्स जो है मांसपेशी कंधे के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये जो आपका पोर्शन है कंधे का ऊपरी भाग, ये बाइसेप्स
ये बाइसेप्स कहलाते हैं। तो ये आपकी ऊपरी शाखा में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। और ये जो आपकी मसल्स दिख रही हैं बाइसेप्स मसल्स होती हैं, तो ऊपरी शाखा में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी आसान विकृति नहीं है? स्कोलियोसिस, फ्लैट फीट, नॉक नी, लोगोसिस। ये जो आपकी शारीरिक विरूपता है वो कई प्रकार की होती है। कई बार तो ये विरूपता जो होती है वो फिजिकल डिफिशियंसी जो होती है आपकी, वो कई बार जन्मजात होती है और कई बार ये पैदा भी हो जाती है। तो इनमें से बहुत सारे इसके रूप हैं, जैसे काइफोसिस है, स्पाइन का उदारी क्षेत्र, जो इसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है उसमें। लार्डोसिस होता है, इसका स्पाइन का लुम्बर क्षेत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। फ्लैट फुट होता है, पैर है वो फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल सपाट, जिसमें पैर के तलवे में जो गैप होता है वो नहीं होता है, वो फ्लैट फुट हो जाता है। और दूसरा है नॉक नी, जिसमें जो आपके घुटने हैं वो आपस में यू टाइप के ऐसे मिलने लग जाते हैं, सट जाते हैं बिल्कुल, तो नॉक नी होती है। तो इसका जो आंसर होगा 114 नंबर का वो हो जाएगा डी, लेगोसिस। लेगोसिस जो है वो आसन विकृति नहीं है। ये सभी स्कोलाइसिस है, नॉक नी है, फ्लैट फीट है, ये सारे के सारे हैं जो एक आसन विकृति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन लेगोसिस जो है वो आसन विकृति नहीं है। चलिए मूव करते हैं, प्रश्न की ओर मूव करते हैं, जो है कि शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ए आराम करना, बी गति, सी जॉगिंग, डी स्प्रिंट। तो शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक जो है वो है बी, गति। तो इसका बी विल बी द राइट आंसर, गति। तो शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक है वो गति। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 116 के बारे में बात करते हैं, जो कहता है फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब यहाँ पर एक और टर्म है, ऐसे प्रश्नों में जो अभ्यर्थी हैं विशेष रूप से इस वर्ड का ध्यान रखें, कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खिलाड़ी खेलते हैं। यही बड़ा यदि यहाँ पर हो जाता है कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 11 खिलाड़ी। एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बट एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, 18 खिलाड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर एक फुटबॉल टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं और 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फीफा के स्टैंडर्ड के अनुसार एक टीम में 3 खिलाड़ी जो है सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। तो ये इसका प्रश्न संख्या 116 का जो आंसर हो जाएगा एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल और द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो डी विल बी द राइट आंसर, 18 खिलाड़ी होते हैं लेकिन 11 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए मूव करते हैं प्रश्न संख्या 117 की तरफ, जो कहता है ऑफसाइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? अगेन हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, या ऑफसाइड नियम का उल्लंघन करने पर रेफरी द्वारा कौन सा निर्णय लिया जाता है? विपरीत टीम को फ्री किक दे दी जाती है, बी ऑप्शन है विपरीत टीम को प्रत्यक्ष किक दी जाती है, सी है विपरीत टीम को पेनल्टी किक दे दी जाती है, या डी विपरीत टीम को कॉर्नर किक दी जाती है। तो इसका आंसर होगा बी विल बी द राइट आंसर, विपरीत टीम को एक इनडायरेक्ट किक, अप्रत्यक्ष फ्री किक दी जाती है। इनडायरेक्ट फ्री किक इसमें विपरीत टीम को अपोनेंट टीम को दे दी जाती है। तो ऑफसाइड नियम का उल्लंघन करने पर रेफरी द्वारा विपरीत टीम को एक अप्रत्यक्ष फ्री किक दे दी जाती है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न संख्या 118, और ये अगेन प्रश्न जो है फुटबॉल से संबंधित है, जो ये कहता है फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, बी ओटावा कनाडा, सी हैम्बर्ग जर्मनी, डी चेमोनिक्स फ्रांस। तो देखिए जो फीफा का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। फीफा की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? पेरिस में, फ्रांस में हुई थी इसकी स्थापना। कहां हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना जो थी वो कहां हुई थी? 1904 में हुई थी। कहां हुई थी? पेरिस में हुई थी। ये हुई थी पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है ज्यूरिख
स्विट्जरलैंड। तो ए विल बी द राइट आंसर। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय स्थित है। 119 की तरफ बढ़ते हैं। वही कहता है ये वह किक है जिससे किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है। ए डायरेक्ट किक, बी इनडायरेक्ट किक, सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, डायरेक्ट किक। क्योंकि डायरेक्ट किक मारते समय संभावना बहुत ज्यादा होती है कि खिलाड़ी सीधा गोल कर सके, क्योंकि जब खिलाड़ी डायरेक्ट किक ले रहा होता है तो अपोनेंट खिलाड़ियों को गेंद से कम 30 फीट की दूरी पर खड़ा होना होता है, जिससे कि डायरेक्ट किक मारने वाले खिलाड़ी के पास सीधे गोल करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहायक रेफरी के कर्तव्य होते हैं। जो असिस्टेंट रेफरी होता है उसके कौन कौन से कर्तव्य यानी ड्यूटीज होती हैं। तो ऑप्शंस है, जब गेंद आउट ऑफ प्ले हो, बी कौन सी साइड कार्नर किक, गोल किक, थ्रो इन देनी है जब सब्स्टिट्यूट की जरूरत हो। तो जो असिस्टेंट रेफरी यानी सहायक रेफरी होते हैं उनके जो ड्यूटीज हैं इन सभी चीजों में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब गेंद आउट ऑफ प्ले हो तब भी कौन सी साइड कार्नर किक देना है, गोल किक देना है, थ्रो इन देना है, इसमें भी उनका निर्णय लिया जाता है। और जब सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता हो तब भी उनका ड्यूटीज बनती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। सभी चीजों में सहायक रेफरी के ये कर्तव्य होते हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न संख्या 121 और है ये वॉलीबॉल से संबंधित की। वॉलीबॉल की खोज किसने की थी। ए जेम्स बॉन्ड, बी विलियम जी मॉर्गन, सी जेम्स स्मिथ, डी हेरिस ब्राउन। देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए बी विल बी द राइट आंसर, विलियम जी मॉर्गन, जो कि YMCA में जो फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर थे, शारीरिक शिक्षा निदेशक थे विलियम जी मॉर्गन। इन्होंने 1895 में 1895 में क्या किया था, वॉलीबॉल का आविष्कार किया था, खोज किया था। इनको फादर ऑफ वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, विलियम जी मॉर्गन। और इन्होंने 1895 में YMCA के उस समय ये शारीरिक शिक्षा निदेशक थे और उस समय इन्होंने 1895 में वॉलीबॉल की खोज की। तो वॉलीबॉल खोज के आविष्कारक जो है विलियम जी मॉर्गन को इस बारे में जाना जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अंतिम 4 प्रश्नों की तरफ। और ये प्रश्न है प्रश्न के 122 जो पुनः वॉलीबॉल से संबंधित है। पुरुषों के लिए नेट की स्टैंडर्ड ऊंचाई कितनी होती है। पुरुषों के लिए यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी पुनः इस बात का नोटिस करें, यहां पर ये देख लें, प्रश्नों को पढ़ते समय इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। टेक्निकली गलतियां यही होती हैं और जो अभ्यर्थी इन टेक्निकल गलतियों से बचे रहते हैं वो मेरिट में स्थान पाते हैं। प्रश्न सबको आता है लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में कंफ्यूजन के कारण वो मेरिट में पिछड़ जाते हैं। तो इसमें एक सवाल है, इसमें ऑप्शन है, 2 ऑप्शन सही है, लेकिन बस सवाल का फेर ये है, पुरुषों के लिए नेट की स्टैंडर्ड ऊंचाई कितनी होती है। अब ये है, इसमें एक ऑप्शन है 2.41 मीटर, बी है 2.42 मीटर, सी है 2.43 मीटर और डी है 2.44 मीटर्स। देखिए पुरुषों के लिए जो है वो होती है 2.43 मीटर। सी विल बी द राइट। 2.43 मीटर जो होती है पुरुषों के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई होती है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 2.24 मीटर। अगर यही प्रश्न महिला करके पूछा जाता तो इसका आंसर भी चेंज हो जाता। तो अभ्यर्थी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि किससे संबंधित और क्या चीज पूछी जा रही है। कई बार हम अति उत्साह में आकर प्रश्न पढ़ा और एकदम से हाँ ये तो आंसर, इसका आंसर तो हमें आता है, वहां गड़बड़ी हो जाती है, आने वाला प्रश्न भी छूट जाता है जो कि हमें मेरिट्स में पीछे कर देता है। चलिए मूव करते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 123। लिब्रो खिलाड़ी किस कौशल में महारत होता है। अगेन ये वॉलीबॉल से संबंध ही है, ये प्रश्न वॉलीबॉल से संबंधित है जिसमें बात कर रहे हैं लिब्रो प्लेयर यानी लिब्रो खिलाड़ी किस खेल में महारत हासिल होता है।
तो ये है ऑप्शन है आपके अटैकिंग स्किल, बी है डिफेंसिव स्किल, सी है ब्लॉकिंग स्किल्स और डी है सर्विंग स्किल्स। तो लिब्रो जो खिलाड़ी होता है वो डिफेंसिव स्किल्स में महारत हासिल होती है उसे, क्योंकि जो लिब्रो प्लेयर है वो आपका सर्विस नहीं कर सकता, आपकी अटैक नहीं कर सकता और ब्लॉकिंग भी नहीं कर सकता, वो डिफेंस में ही खेल सकता है। इसलिए जो लिब्रो प्लेयर्स होते हैं उनको एक डिफेंसिव स्किल्स उनकी अव्वल दर्जे की होती है, जिनकी डिफेंसिव स्किल्स अच्छी होती है उनको लिब्रो खिलाड़ी के रूप में चुना जाता है। तो लिब्रो खिलाड़ी जो है डिफेंसिव स्किल्स में माहिर होते हैं, अतः बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा खिलाड़ी रोटेशन में भाग नहीं ले सकता। अगेन ये जो क्वेश्चन है 124 वो कहता है कि कौन सा खिलाड़ी रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता। जो वॉलीबॉल में प्लेयर्स का रोटेशन होता है वो लिब्रो प्लेयर जो होता है, इसमें ऑप्शन है आपके ए स्मैशर, बी बूस्टर, सी ब्लॉकर और डी लिब्रो। अगेन लिब्रो खिलाड़ी आपका रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सारे आपकी ब्लॉकिंग और स्मैशिंग इनमें भी लिब्रो के लिए ऑथराइज नहीं है, वो इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अतः वह रोटेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो डी विल बी द राइट आंसर। लिब्रो जो है रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। संख्या 125 जो ये कहता है कि बाल की परिधि कितनी होती है। अगेन यहाँ पर बाल की परिधि दी गई है, लेकिन ये आपकी वॉलीबॉल से ही संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, अतः आप इसको कंसिडर करें कि वॉलीबॉल है। तो वॉलीबॉल की बॉल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस हैं आपके ए 61 सेंटीमीटर से लेकर 62 सेंटीमीटर, बी 63 सेंटीमीटर से 64 सेंटीमीटर, सी 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर और डी 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी विल बी द राइट आंसर। 65 सेंटीमीटर से लेकर 67 सेंटीमीटर जो है एक वॉलीबॉल बॉल की जो है वो परिधि होती है। तो सी विल बी द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही साथियों। ये हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का चौथी सीरीज थी, जिसमें आज हमने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर हल किया है, समझा है। और अगले आने वाली सीरीज में हम टॉपिक वाइज और कंसोलिडेटेड दोनों तरीके की सीरीज को सम्मिलित करने जा रहे हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज मिलेगी और दूसरा आपको मिक्सअप जो आपके परीक्षा पैटर्न के हिसाब से, जो आपके सिलेबस के हिसाब से चुनिंदा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका पुनः संकलन जो कि अभी तक चल रहा है, हमने 4 सेट में देखा है, ये मिक्सअप क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हम अब एक नई सीरीज में है, उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज अगर स्टडी करना है, जैसे आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है, आपको डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, आपको फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और ये सारी चीजें आपको या फिर ओलंपिक्स से संबंधित आपको चीजों के बारे में जानना है, तो ये स्पेशल शीर्षक के अंतर्गत भी अब ये मेरे चैनल पर आपको ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। आने वाली सीरीज में हम इनको सम्मिलित करेंगे। तो यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस उनको भी प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।